हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 11 सुदूर प्रदेशों से संपर्क को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव जो है कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में सुंग वंश की स्थापना हुई और वो सुंग वंश के जो थे स्थापक कौन थे? सुंग वंश के स्थापक जो थे, संस्थापक जो थे वो थे पुष्यमित्र सुंग। और ये जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति, और उसका राज अधिक दिनों तक बना नहीं रह सका क्योंकि भारत की सीमा के बाहर से विदेशी सेनाओं के आक्रमण जो है इस काल में होने लगे और कुछ समय बाद इन्हीं विदेशी विजेताओं ने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली और इन्होंने भारत में स्थायी रूप से रहना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में लीन हो गए। इनमें कुछ प्रमुख वंश इस प्रकार थे। तो पहला वंश जो था उसमें कौन थे? बैक्ट्रिया या यूनानी शासक। इतिहास में इसे इंडो ग्रीक के नाम से ये विख्यात है। तो सबसे प्रसिद्ध जो यूनानी या फिर यवन शासक जो थे वो थे मिनांडर, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है और बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्हा में है मिनांडर का बौद्ध भिक्षु जो थे नागसेन के साथ एक संवाद है और नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और इसकी राजधानी साकल जो वर्तमान सियालकोट है पाकिस्तान में, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि जो मिनांडर थे उनका मतलब किसके साथ कन्वर्सेशन है, संवाद है? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ, और बौद्ध साहित्य में इसे मिलिंद नाम से जाना गया है। और नागसेन से संपर्क के बाद ये मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए थे। और ये भी पूछा जाता है कि जो मिनांडर का जब शासन काल था तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये साकल, जो कि अब वर्तमान सियालकोट है और सियालकोट शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी था। यूनानी संपर्क का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा और भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आए, जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में इन नए शासकों पर जो है भारत का प्रभाव पड़ा। तो अब यवन, यूनान के बाद या फिर बैक्टीरिया, फिर इसे इंडो ग्रीक भी कह सकते हैं। तो उसके बाद कौन आए? शक आए। शक के बाद क्या हो कि यवन शासकों के पतन के बाद जो है सीथियन, इसको इंग्लिश में क्या जाता है? सीथियन या शक शासकों ने जो है अपनी सत्ता स्थापित की और ये मूलतः एशिया, मध्य एशिया के निवासी थे, मगर कुछ समय तक इन्होंने उत्तरी भारत के भागों पर शासन किया और ये क्षत्रप कहलाते थे। क्या कहलाते थे? क्षत्रप। और ये कई शाखाओं में विभक्त थे। इनमें एक महत्वपूर्ण शाखा जो थे उज्जैन के क्षत्रपों की थी। रुद्रदामन जो था इनका शक राजाओं का जो प्रसिद्ध राजा था, उनका नाम था रुद्रदामन और उसके जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत की सातवाहन एवं कुषाणों के साथ उनके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। तो जूनागढ़ में जो सुदर्शन झील, जिसको किसने बनाया था? हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था और उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन ने कराया था। तो जूनागढ़ सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंध में जो हम लोग ऑलरेडी पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। शक के बाद कौन आते हैं? कुषाण। तो कुषाण को है विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में कुषाणों का स्थान जो है सबसे महत्वपूर्ण है। कुषाण जो था एक यूची कबीला की एक शाखा थे और भारत में इस वंश का जो है प्रथम शासक जो था वो थे कुजुल कडफिसेस। कौन क्या था? ये बहुत पूछा जाता है कि कुषाण वंश की स्थापना जो है या फिर संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की और इस वंश का जो है सबसे महान जो शासक था वो, जिसका नाम क्या था? कनिष्क था। उस समय कुषाण के साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पर्थिया आदि जो प्रदेश जो है वो शामिल थे। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कुषाणों के समय या फिर कनिष्क के समय भारत का मानचित्र। तो इसमें क्या था? ये जो पूरा जो है हमारा अब का भारत है वो तो था ही, लेकिन इधर जो बैक्टीरिया और बाकी जो पर्थिया और आदि अफगानिस्तान इसके क्षेत्र थे वो सब भी शामिल था। आगे पढ़ेंगे कि कनिष्क जो है मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान जो थे अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर जो वर्तमान पेशावर है पाकिस्तान में, वही वहां वो उसकी राजधानी थी, तो वो वहां ले आया था। किसको? अश्वघोष को। और भारत के बाहर भी कनिष्क ने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कई सैनिक अभियान किया और विशाल भूभाग को अपने राज्य में मिलाया। इसने चीन के साथ युद्ध किया और जहां एक बार पराजित होने के बाद दूसरी बार वो विजयी हुआ, तो मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की।
रेशम मार्ग, जहाँ से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था। और इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण के कारण भारत का व्यावसायिक संपर्क जो था पश्चिम एशिया एवं यूरोप के देशों के साथ हुआ। कनिष्क की राजधानी में जो थे बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे, और अश्वघोष के अलावा और कौन कौन से विद्वान थे? पार्स, वसुमित्र, नागार्जुन आदि जो है उसके राज्यसभा के रत्न थे। तो पूछा जाता है ये कि अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, पार्स, ये सब मतलब किसके राज्यसभा में थे? तो ये सभी कनिष्क के राज्यसभा के रत्न थे। बौद्ध धर्म का विस्तार। धर्म के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी कि ब्राह्मण या वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ, और इसके साथ ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की धारणा भी बलवती हुई। कई विदेशियों ने इस धर्म को अपना लिया। फिर भी भारत में आने वाले इस समय के लगभग सभी विदेशी शासकों ने जो है बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय दिया। हिंदू यूनानी, जिसे यवन कहते हैं, शासकों ने अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित किए, और कुषाणों ने तो बौद्ध विहारों को बहुत अधिक दान भी दिया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, अतः उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। आर्य सुदूर क्षेत्र में भी जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे गए। देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों द्वारा भी प्रश्रय मिला, और इस काल के जो है अनेक बौद्ध विहार व्यापारियों के अनुदान से बनाए गए। देश के अधिकांश विहार जो है व्यापारिक मार्गों या पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित था। व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म जो था पश्चिमी एवं मध्य एशिया भी पहुंचा, और व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारियों ने काशगर, खोतान, चारकन, तुर्फान, मिरन आदि स्थानों पर क्या किया था कि व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी। तो कौन कौन से जगह थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैं इसको फिर से बोल देती हूँ कि भारतीय व्यापारियों ने काशगर, खोतान, चारकन, तुर्फान और मिरन आदि स्थानों पर क्या किए थे? व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी। और व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी जो है इन्हीं स्थानों पर गए। मध्य एशिया के निवासियों ने धर्म प्रचारकों के संपर्क से बौद्ध मत ग्रहण किया और बौद्ध मठों की स्थापना की। इन मठों में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। विदेशी संपर्क ने नए विचारों के विकास में भी सहायता की। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी शिक्षाओं के संबंध में जो है वाद विवाद प्रारंभ हो गया था। फलस्वरूप बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बढ़ गया। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया। तो कौन कौन से शाखा थे? पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। तो हीनयान शाखा के जो अनुयायी थे वो महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे। हीनयान शाखा के अनुयायी क्या करते थे? महात्मा बुद्ध की जो मूल शिक्षा है, फंडामेंटल जो है उसका, उस पर विश्वास करते थे। और महायान मत के मानने वाले लोगों ने जो बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया, इसमें क्या था? बोधिसत्व को मानते थे, यानी कि उन्होंने बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। और बोधिसत्व के अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेशक के रूप में ना देकर भगवान के रूप में देखा जाने लगा, और बाद में जो है उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी। और इसी प्रकार महायान जो है बौद्ध धर्म में भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। कला एवं स्थापत्य। तो मौर्योत्तर काल में कला के विकास में भी जो है उल्लेखनीय प्रगति हुआ। आर्थिक समृद्धि ने भी इस विकास को प्रभावित किया। इस समय की स्थापत्य कला के अवशेष के रूप में स्तूप, गुहा, मंदिर, चैत्य एवं बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। पहाड़ों में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं बौद्ध मंदिरों एवं भिक्षुओं के रहने के लिए प्रयोग की जाती थी। इनमें चैत्य या जो है पूजा स्थल भी शामिल था। तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? बौद्ध विहार कहा जाता था। और मरने के बाद जब जिस जगह पे उनकी इस अस्थियों को रखा जाता था उसे स्तूप कहते थे। और चैत्य जो होता था उनका पूजा घर होता था। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जो चित्र है, पहला है स्तूप का और दूसरा है चैत्य का। पश्चिमी भारत में जो कार्ले की गुफाएं, अजंता एवं अलोरा की गुफाएं मंदिरों के निर्माण के साक्ष्य जो है आज भी उपलब्ध है। और भरहूत तथा सांची के स्तूप भी जो है शिल्प कला का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें तोरण और रेलिंग को सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का सुंदर उपयोग हुआ है। तो क्या है कि इसमें तोरण और रेलिंग को सजाने के लिए लकड़ी के साथ साथ हाथी दांत का भी बहुत सुंदर जो है उपयोग हुआ है। ये कला जो है धर्म से प्रभावित थी, चाहे वो स्थापत्य कला हो अथवा मूर्ति कला। और इस समय की कुछ विशिष्ट शैलियां जो है विकसित हुई। शुंग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली से सुंदर मूर्तियों और स्तूपों तथा तोरण द्वारों का जो है वो निर्माण हुआ। शुंग शैली जो थी कि शुंग कला में स्तूप के चारों ओर एक ऊंची चाहड़ दीवारी बनाई जाती थी तथा जो है 4 तोरण द्वार लगाए जाते थे, जिसको जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग एवं अप्सरा की मूर्तियों से सजाया जाता था। तो जो है कि शुंग जो थे, शुंग लोग जो मंदिर बनाए थे, उनकी
शैली को शुंग शैली कहा गया है। तो शुंग कला में स्तूप के चारों ओर क्या है, एक चार दीवारी बनाई जाती थी और 4 तोरण द्वार लगाए जाते थे, और जिसको क्या है जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग एवं अप्सरा की मूर्तियों से सजाया जाता था। तो भरहुत और सांची जो है इसका स्तूप इस कला का उदाहरण है। गांधार शैली, तो इस चित्र में यहाँ पे एक चित्र है, ये देख सकते हैं, ये बामियान स्थित भगवान बुद्ध का चित्र है। यहाँ एक है चित्र, ये बुद्ध का जो है गांधार शैली का चित्र है। तो गांधार शैली में खास बात क्या थी कि यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेश में जो है गांधार शैली का विकास हुआ। इस शैली की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है, और गांधार कला की अनेक मूर्तियां लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित है। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव रहा, और इस शैली को जो है इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। तो गांधार शैली को ही इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग मथुरा शैली के बारे में। तो यहाँ पे एक चित्र है, देख सकते हैं, ये भगवान बुद्ध का मथुरा शैली में बना हुआ एक मूर्ति है। तो मथुरा शैली में क्या है कि कुषाण काल में मथुरा भी जो है कला का एक प्रमुख केंद्र था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने में स्पष्टता जो सोच है वो भारतीय है, और इसमें क्या है कि यूनानी या ईरानी कला का लक्षण बिल्कुल नहीं दिखता है। और मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अलावा हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। मथुरा से कनिष्क की जो है एक सिर रहित मूर्ति भी मिली है, और ये मूर्ति कला की दृष्टि से बेहद उच्च कोटि की है। और इस शैली में जो है स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि मथुरा शैली में जो है किस प्रकार के पत्थर का उपयोग होता है, तो उसका आंसर होगा कि लाल बलुआ पत्थर। अब पढ़ेंगे हम लोग अमरावती शैली के बारे में। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अमरावती स्तूप का एक चित्र दिया हुआ है। तो इसमें खास बात है कि आंध्र प्रदेश के अमरावती, जो कि गुंटूर जिला में है, वहां से बुद्ध की जो है कई मूर्तियां मिली है। और यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता है कि इसकी जो है संगमरमर की पट्टिकाएं हैं। मतलब इसमें जो पट्टिकाएं हैं वो किसकी है, संगमरमर की बनी हुई है, और जिन पर जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यों को चित्रित किया गया है या फिर चित्रण किया गया है। इसमें पशुओं और पुष्पों का भी चित्र है, और यह कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है। इस तरह भारतीय सभ्यता का प्रसार जो है प्राचीन काल में एशिया के विभिन्न देशों में हुआ, और इनमें जो है मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देश जो है शामिल है। इन संबंधों का विस्तार धार्मिक और व्यापारिक माध्यमों से हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के क्रम में भारत का संबंध श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ बना, जबकि व्यापार के माध्यम से कंबोडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड आदि देशों के साथ भारत का जो है संबंध स्थापित हुआ। श्रीलंका में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, और आज उस देश में इस धर्म के अनुयायी जो है काफी संख्या में मौजूद है। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि श्रीलंका में अशोक ने क्या है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। तो इसी तरह के बर्मा या फिर आधुनिक म्यांमार में जो है बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ। किस रूप का? थेरवाद रूप का। कहाँ कहाँ? आधुनिक म्यांमार में। और इन दोनों देशों में जो अनेक मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ, जो भारतीय कला के प्रसार का उदाहरण है। कुषाण शासकों के समय जो है अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म के बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ, और गौतम बुद्ध की जो है सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के बामियान में ही पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। तो देख सकते हैं ये कि प्राचीन काल में भारतवर्ष, उसके उपनिवेशीय राज्य जो थे, उसमें क्या थे कि बाह्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। तो ये जो ग्रीन पार्ट में ही ये पूरा था कि बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार हुआ था। तो ये चैप्टर जो है इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे कि प्रसिद्ध जो है यूनानी शासक कौन था। तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कौन था? मिनांडर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर, और जिसे पुरुषपुर कहते हैं। और शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र जो शुंग थे वो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। खाली स्थान को भरते हैं कि मौर्य वंश के बाद डैश मगध पर शासन किया। तो किसने? इंडो ग्रीक, बैक्ट्रिया, या फिर इसे यूनानी या यवन शासक कहते हैं। इंडो ग्रीक के जो है राजा भारत में कहाँ से आए थे? तो ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? रुद्रदामन ने कराई थी। और डैश के सबसे प्रसिद्ध राजा जो है कनिष्क थे। तो किसके सबसे? तो कुषाण के जो थे, कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को जो है राजकीय संरक्षण प्रदान किया। यहाँ पे मिलान करना है। तो महायान क्या है? महायान भी जो है एक बौद्ध धर्म है। वही मिनांडर कौन है? जो मिनांडर स्तूप जो है सांची में है। मिलिंद पन्हा जो है जिसके बारे में कौन थे? रुद्रदामन कौन थे? रुद्रदामन शक थे। और मिनांडर जो थे वो इंडो ग्रीक थे। और मिलिंद पन्हा जो थे उनके बारे में जिसमें पता चलता है कि ये बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है।
तो ये चैप्टर जो है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो है आपका फीडबैक जो भी है उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।